मानवीय काया में सन्निहित ऊर्जा भंडार। प्राण विद्या की पंचाग्नि साधना का वर्णन एवं विधान वस्तुतः चेतना क्षेत्र की ऊर्जा का ही प्रयोग परिचय है। प्राणायाम के अनेकानेक विधानों में उसी क्षमता के अनेक रूपों का उत्पादन एवं प्रयोग की रीति नीति का विवरण बताया एवं विस्तार सिखाया जाता है। चेहरे पर आँखों में इसी की चमक होती है, वाणी में मिठास भी इसी की होती है और सिंह जैसा गर्जन भी दूसरों पर प्रभाव डालना इसी के माध्यम से बन पड़ता है। प्राण विद्युत संपर्क में आने वालों को चुंबक की तरह खींचती और अपने विशेषताओं से प्रभावित करती है। ऋषि आश्रमों के इर्द गिर्द उनके निवासियों की प्राण छाया रहती है और उसका प्रभाव हिंसक पशुओं तक पर पड़ता है। सिंह गाय एक घाट पानी पीने की घटनाएं ऐसे ही क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होती है। नारद के प्रभाव से वाल्मीकि और बुद्ध के सानिध्य में अंगुलीमाल का कायाकल्प हो जाना ऐसे ही प्रचंड प्राण प्रहार का प्रतिफल है। कुसंग और सत्संग में यही प्राण ऊर्जा विशेष रूप से काम करती है। यह प्राणाग्नि होती तो हर किसी में है, किंतु उसकी न्यूनाधिकता प्राणी विशेष की स्थिति पर निर्भर है। आचरणों और साधनों से उसे घटाया बढ़ाया भी जाता है। अनाचारी असंयमी उसे घटाते घटाते जीवित रहते हुए निष्प्राण स्तर के दीन दुर्बल बनते चले जाते हैं, जबकि संयमी ब्रह्मचारी तपस्वी उसे बढ़ाते चलते हैं और अभिवृद्धि का परिचय बढ़ी चढ़ी प्रतिभा प्रखरता के रूप में देते हैं। यह प्राणाग्नि कई बार प्रयत्नपूर्वक प्रकट की जा सकती है और कई बार अनायास या प्रत्याशित रूप से उभरती है। पौराणिक कथा के अनुसार शिव पत्नी सती ने पितृगृह में अपने शरीर में से योगाग्नि प्रकट करके शरीर दाह किया था। अन्य योगियों के बारे में भी ऐसी ही कथाएं मिलती हैं, जिनने शरीरांत के समय अन्य किसी के द्वारा अंत्येष्टि किए जाने की प्रतीक्षा न करके अपने भीतर से ही अग्नि प्रकट की थी और काया को भस्मसात कर लिया था। शाप देकर दूसरों को भस्म कर देने के तो कितने ही कथानक हैं। शिव ने कामदेव को भस्म किया था और दमयंती के शाप से व्याग जलकर भस्म हो गया था। भस्मासुर ने तो इस विशिष्टता को अपनी तपस्या के सहारे एक सद्य के रूप में ही प्राप्त कर लिया था। वह किसी पर भी हाथ रखकर उसे भस्म कर सकता था। ये प्राणाग्नि के प्रयत्नपूर्वक किए गए प्रयोग हुए। इनके पीछे कुछ उद्देश्य और प्रयोग भी हैं, पर आश्चर्य तब होता है जब कायिक ऊर्जा न्यास ही किसी किसी के शरीर से फूट पड़ती है और अपनी काया को ही नहीं समीपवर्ती सामान को भी जलाने लगती है। ऐसे प्रमाणों के सरकारी अभिलेखों में कितने ही विवरण उपलब्ध हैं, जिनमें बिना किसी दूसरे द्वारा वैसा कुछ किए जाने या स्वयं भी आत्मघात जैसा प्रयत्न न करने पर भी अनायास से व्यक्ति विशेष की शरीर से अग्नि प्रकट हुई और उसने अग्निकांड जैसा दृश्य उपस्थित कर दिया। कड़ी जांच पड़ताल से भी वह यह प्रमाणित न हो सका कि यह दुर्घटना बाहर से जलाई गई किसी अग्नि के द्वारा हो सकी। स्वतः किसी शरीर में से प्राणाग्नि प्रकट होने की घटनाओं का विवरण 17वीं सदी के बाद में खोजा और पंजीकृत किया गया, जिनमें उनमें कितनी ही घटनाएं प्रकाशित पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। जहाँ इस प्रकार की जांच पड़ताल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ भी कुछ ऐसा ही होता रहता होगा, पर उसका प्रामाणिक उल्लेख न होने से ऐसी चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता जिसके सहारे किसी तथ्य तक पहुँचने का प्रयास किया जा सके। प्रामाणिक घटनाओं में से कुछ उल्लेख उपलब्ध हैं। 13 जनवरी 1943 को 52 वर्षीय एलन एन स्मॉल का जला हुआ शरीर डियर स्लेमैन स्थित उनके मकान से बरामद किया गया। शरीर के नीचे बिछा हुआ कारपेट झुलस गया था। इसके अतिरिक्त कमरे के किसी भी वस्तु पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सन 1904 के अंत में इंग्लैंड के लंकाशायर प्रांत में स्थित बिनब्रुक पुरोहिताश्रम में दिसंबर महीने में एक अजीबोगरीब घटना घटित हुई। पुरोहिताश्रम के इस विशाल भवन में अचानक 3 बार आग लगी, जिससे भवन का बहुत सा हिस्सा जलकर नष्ट हो गया। आग लगने के कारणों का पता अज्ञात ही बना रहा। 1 महीने बाद बिनब्रुक का एक किसान अपने रसोई घर में गया, जहां नौकरानी लड़की झाड़ू लगा रही थी। उसके पीठ से लंबी लंबी लपटें निकल रही थी।
किसान ने आवाज़ लगाई और तुरंत ही उस लड़की पर झपट पड़ा। आग निकलने वाले स्थान पर हाथ से ढक दिया और आग बुझ गई, परंतु तब तक लड़की बुरी तरह से जल चुकी थी। प्रोफेसर जेम्स हैमिल्टन टेनेसी प्रांत के नशेवाइल विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। 5 जनवरी 1835 को विश्वविद्यालय से वापस घर आ गए तो 3/4 मील की दूरी पर था। घर के बाहर दीवार पर टंगे हुए हाइग्रोमीटर को देखा। उस समय 0 से भी 8 डिग्री तापमान कम था। अचानक हैमिल्टन को बाएं जंघे पर बिच्छू के डंक मारने जैसा वेदना महसूस हुई। उस स्थान पर गर्मी भी अत्यधिक लग रही थी। उस नज़र पड़ते ही उन्होंने देखा कि उस स्थान से कई सेंटीमीटर लंबी चमकीली लपटें निकल रही थी। हैमिल्टन को उपाय सूझा और उस स्थान को हाथ से ढककर ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया। थोड़ी देर बाद ज्वाला शांत हो गई। घर जाकर कपड़े उतारे और घाव का निरीक्षण किया। 3/4 इंच चौड़ा और 3 इंच गहरा घाव था। घाव वाले स्थान पर पेंट के जल जाने से उसमें एक छोटा सा छिद्र हो गया था। घाव की मरहम पट्टी टेनेसी के प्रख्यात डॉक्टर जॉन ओवरटन MD की देखरेख में संपन्न हुए। इस छिद्र को भरने में 32 दिन लगे। सन 1847 में फ्रांस में एक 71 वर्षीय बूढ़े की मृत्यु स्वतः प्रवर्तित अग्नि में जल जाने के कारण हुई। कोर्ट ने इसे हत्या का मामला जानकर मृतक के पुत्र और जमाई को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर मृत को मार डालने और जला देने का संगीन अपराध थोपा गया। लड़के और जमाई का कहना था कि उसके पिता रात्रि के समय अपने बिस्तर पर सो रहे थे। अचानक उनका शरीर अग्नि की सफ़ेद लपटों से घिर गया और चंद मिनटों में ही राख के ढेर में परिणत हो गया। हाथ और पैरों के निचले हिस्से को छोड़कर शेष कुछ नहीं बचा। अवशिष्ट राख भी बहुत थोड़ी थी। संपूर्ण कमरा गहरे धुएं से भर गया था। उनके इस कथन की पुष्टि के लिए कोर्ट ने डॉक्टर मैसन के एक दलीय आयोग को नियुक्त किया। डॉक्टर मैसन ने छानबीन करके पाया कि लड़के और जमाई का कथन सत्य है। कोर्ट ने स्वतः प्रवर्तित अग्निकांड का मामला मानकर दोनों अभियुक्तों को बरी कर दिया। 19 फरवरी 1888 को रविवार के दिन कोलचेस्टर इंग्लैंड में एक बूढ़ा सिपाही शराब पीकर सूखी घास के गट्ठरों पर सोने के लिए चढ़ गया। लेटते ही उसके शरीर के चारों तरफ उठती ज्वाला की लपटों ने शरीर को भस्मीभूत बना दिया। आश्चर्य यह था कि सूखी घास का एक दिन का भी नहीं जला। इंग्लैंड में साउथम्पटन शहर के पास बोटलॉक्स हिथ गांव में श्रीमान जॉन कीले नामक दंपति निवास कर रहे थे। 26 फरवरी 1905 को सुबह जॉन के मकान से खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनकर पड़ोसियों ने उनके मकान के अंदर प्रवेश किया। अंदर आग की लपटें फैली हुई थी। मिस्टर कीले फर्श पर पड़े राख के ढेर में परिणत हो गए थे। श्रीमती कीले उसी कमरे में कुर्सी पर बैठी बुरी तरह जलकर कोयले में बदल गई थी, परंतु जिस कुर्सी पर श्रीमती कीले बैठी थी उस पर आंच तक नहीं लगी थी। थोड़ी दूर फर्श पर तेल का लैंप लुढ़का पड़ा था, जिसे देखकर पुलिस को आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए कहा गया। लैंप से आग लगने का अर्थ था कमरे में फर्नीचर, कपड़े आदि सभी जल जाने चाहिए थे, किंतु ऐसा नहीं हुआ था। अतः दंपति को एक्सीडेंटल डेथ का प्रकरण मानकर जांच पड़ताल को वहीं समाप्त कर दिया गया। सन 1932 में जनवरी के ठंडक के दिनों में नॉर्थ कैरोलिना के ब्लेडेनबोरा शहर में निवास करने वाली महिला श्रीमती चार्ल्स विलियमसन के रुई के कपड़े में अचानक आग धधकने लगी। उनके आसपास कहीं कोई आग नहीं थी और न ही उनके ड्रेस किसी ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में ही थी। उनके पति और लड़की
ने जलते हुए कपड़ों को उतारकर उनकी प्राण रक्षा की। इस तरह की घटना उनके साथ 3 बार घट चुकी थी। इसके बाद श्रीमान विलियमसन का एक जोड़ी पैंट एक अलमारी में टंगा था, उसमें भी आग लग गई और जलकर भस्म हो गए। इसके बाद बिस्तर और पर्दे में आग लग गई। कमरे के बहुत से सामान नीली लौ में जलते देखे गए, परंतु उनके समीप पड़े किसी अन्य वस्तु को आग की लपटों ने छुआ तक नहीं। इस ज्वाला में न तो कोई गंध थी और न ही किसी प्रकार का धुआं था। जिस वस्तु को आग लगी वह पूर्णतः भस्मीभूत हो गई। विभिन्न हस्तियां, आर्सन एक्सपर्ट, पुलिस दस्ते, गैस और विद्युत कंपनी के विशेषज्ञ सभी बुलाए गए, परंतु आग लगने का कारण रहस्यमय ही बना रहा। 4 दिनों तक यह अग्निकांड चलता रहा और 5वें दिन अचानक अपने आप समाप्त हो गया। अदृश्य हाथों द्वारा संचालित इस अग्निकांड का उत्तर किसी के पास नहीं था। सन 1907 में भारतवर्ष के दीनापुर जिले के मनेर गांव से एक जली हुई महिला का शव ले जाते हुए 2 व्यक्तियों को 2 पुलिस वालों ने पकड़ लिया। महिला का शव जिला मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। कपड़े के अंदर शरीर से तब भी लपटें निकल रही थी। महिला के कमरे का निरीक्षण किया गया, वहां बाहरी आग लगने के कोई चिन्ह नहीं मिले। ये घटनाएं बताती हैं कि मानवीय सत्ता मात्र रासायनिक पदार्थों की बनी नहीं है, उसमें प्राण ऊर्जा की प्रचंडता भी विद्यमान है। यह विद्युत भंडार सामान्यतः शरीर निर्वाह भर के काम आता है। इसका बहुत बड़ा अंश प्रसुप्त स्थिति में निरर्थक पड़ा रहता है। प्राणाग्नि के ऐसे असंख्य उपयोग हो सकते हैं जिनके सहारे मनुष्य अब की अपेक्षा कहीं अधिक समर्थ वरिष्ठ सिद्ध हो सके। इस वीडियो में इतना ही। अगले शीर्षक की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की